हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों में कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। राज्य की प्रकृति और मानव स्वभाव के बारे में राजनीतिक विचारकों में मतभेद की स्थिति रही है। प्लेटो और अरस्तू राज्य को प्राकृतिक मानते हैं। हॉब्स के द्वारा इसे समझौते का परिणाम माना गया है, नहीं कि उनके हिसाब से कृत्रिम है। मिल स्पेंसर राज्य को बुराई मानते हैं। मार्क्स भी राज्य को एक बुरी संस्था के रूप में ही देखता है। वो यह मानकर चलता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जहां अर्थ प्रधान वर्ग दूसरे पर शासन करता है और उसका शोषण करता है। यानी मार्क्स यह मानते हैं कि शासक शासितों पर जबरन अपनी इच्छा थोपते हैं। पूंजीपति राज्य की आड़ लेकर निरंतर शोषण कर रहे हैं और वे श्रमिकों की स्थिति को कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। यानी उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य स्वयं धनी होना और श्रमिकों का शोषण करना है। राज्य पर जो उसके विचार हैं वो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद। मार्क्स मानते हैं कि राज्य एक वर्गीय संस्था है। राज्य ना तो सामान्य इच्छाओं का पोषक है, ना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। इसका निर्माण पूंजीपति वर्ग के हित के लिए हुआ है। स्वामी अल्पसंख्यक है जो कि समाज में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से दूसरे वर्ग का शोषण करता है या दूसरे वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाए रखता है। सेकंड है राज्य और शासन शोषण के यंत्र। राज्य और सरकार दोनों ही शोषण का यंत्र हैं। सामंत युग में सामंतों के पास सत्ता थी तो वो शोषण करते थे। अब पूंजीपतियों के पास सत्ता है तो वह शोषण करते हैं। नेक्स्ट है राज्य एवं निर्दयी व्यवस्थाओं के अंत के लिए सर्वहारा वर्ग की क्रांति आवश्यक। यानी कार्ल मार्क्स यह मानकर चलते हैं कि जो निर्दयी व्यवस्थाएं हैं, जो राज्य है, उसको सर्वहारा वर्ग की क्रांति के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। पूंजी से संपत्ति छीनने का प्रयोग किया जाता है और वह यह मानकर चलते हैं कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति ही राज्य को खत्म कर सकती है। नेक्स्ट है समाजवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने में सहायक। मार्क्स का मानना है कि जब क्रांति हो जाएगी और सर्वहारा वर्ग के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो सर्वहारा वर्ग के द्वारा दमन की नीति अपनाई जाएगी। यहाँ मार्क्स कहते हैं कि राज्य केवल अस्थायी संस्था है जिसका प्रयोग क्रांति में विरोधियों के बलपूर्वक दमन के लिए किया जाता है। इसलिए स्वतंत्रता लोकप्रिय शासन की बात करना हास्यास्पद है। जब तक सर्वहारा वर्ग को राज्य की आवश्यकता है उसे उसकी स्वतंत्रता के हितों के लिए नहीं वरन विरोधियों के दमन के लिए राज्य की आवश्यकता है। यानी जब सर्वहारा वर्ग को लगेगा कि उसके विरोधियों का दमन हो गया तो राज्य खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक का स्वतंत्र विकास तभी होगा जब राज्य खत्म होगा। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज को स्थापित करना चाहते हैं। मार्क्स ने ये जो राज्य संबंधी विचार दिए हैं इसमें कुछ कमियां प्रमुख रूप से हम देखते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है राज्य नैतिक संस्था है, वर्ग संस्था नहीं। कार्ल मार्क्स ने राज्य को एक वर्ग संस्था माना है जबकि हम यह मानकर चलते हैं कि राज्य वर्ग संस्था नहीं, राज्य एक नैतिक संस्था है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, व्यक्ति का शोषण नहीं करती है। सेकंड है राज्य जनसमूह का शत्रु नहीं मित्र है। मार्क्स ने राज्य को केवल शत्रु माना है जबकि हम मानते हैं कि राज्य मित्र है। हम राज्य विहीन स्थिति में अपने आप को रख ही नहीं सकते। थर्ड है राज्य अस्थायी नहीं स्थायी है। कार्ल मार्क्स राज्य को अस्थायी मानते हैं और वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि राज्य खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर राज्य को खत्म होना होता तो शायद कभी का खत्म हो गया होता। नेक्स्ट है परिवर्तन के लिए क्रांति आवश्यक नहीं। अगर हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि वह परिवर्तन सिर्फ
क्रांति के माध्यम से आ सकता है, जबकि यह बात सही नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए क्रांति आवश्यक नहीं है, शांतिमय तरीकों से भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इस तरह से राज्य संबंधी जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं, उन विचारों से हम सहमत नहीं हो सकते। अगले और एक बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे और वो है कार्ल मार्क्स की पद्धति और कार्यक्रम, यानी कार्ल मार्क्स किस कार्यक्रम के माध्यम से या कैसे साम्यवाद की स्थापना करना चाहता है, इसके लिए एक निर्धारित कार्यक्रम उनके द्वारा बताया गया है। मार्क्स भाग्यवादी नहीं थे, कर्म में विश्वास उनका था। वो मानते हैं कि पूंजीवाद का अंत होगा, लेकिन पूंजीवाद का अंत कैसे होगा, इसका एक कार्यक्रम कार्ल मार्क्स के द्वारा निर्धारित किया गया है और अपने इस कार्यक्रम को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, जो कि इस प्रकार है। प्रथम कार्यक्रम यानी क्रांति। इस कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है साम्यवादी दलों का निर्माण। इस संबंध में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि श्रमिकों को संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष के लिए उन्हें एक दल का निर्माण करना होगा। जब वो दल का निर्माण कर लेंगे तो उनमें शासन में भाग लेने की योग्यता आ सकेगी। सेकंड है शक्ति और हिंसा का प्रयोग। पूंजीपति बहुत दुष्ट हैं और उनका खात्मा करने के लिए शक्ति और हिंसा का प्रयोग करना होगा। पूंजीपतियों के अंत के लिए सर्वहारा वर्ग को, क्योंकि पूंजीपति उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, तो श्रमिक वर्ग को हिंसा का प्रयोग करना होगा। तीसरी बात वो कहते हैं परिपक्व प्रजातांत्रिक देशों में शांति में साधनों से भी परिवर्तन, यानी जो देश परिपक्व हैं वो इस बात का दावा नहीं करते कि सभी जगह क्रांति के माध्यम से ही परिवर्तन आएगा। कहीं कहीं वो मानते हैं शांति में साधनों से भी परिवर्तन आ सकता है। तो इस तरह से वो अपने पहले कार्यक्रम के अंतर्गत यह मानकर चलते हैं कि क्रांति करनी होगी और क्रांति का उद्देश्य होगा संपत्ति का हरण करने वालों की संपत्ति का हरण कर लेना। द्वितीय कार्यक्रम के अंतर्गत उनका मानना है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना की जाएगी, यानी सर्वहारा वर्ग संवैधानिक साधनों के माध्यम से नहीं, क्रांति के माध्यम से सत्ता हथियाएंगे, या अगर उन्होंने संवैधानिक साधनों द्वारा भी राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण कर लिया तो उनको चाहिए कि वो अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाए रखें। अपनी राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने के बाद उन्हें चाहिए कि वे अपने अधिनायकवाद के माध्यम से पूंजीपतियों का जो अवशेष है वह अवशेष खत्म कर दें। सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद का एक दिन अंत कर देगा। और इस संबंध में कार्ल मार्क्स के द्वारा एक कार्यक्रम की बात की गई है और वो कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वामित्व का उन्मूलन श्रमिक वर्ग कर देंगे, एक भारी आयकर लगाएंगे जिससे कि पूंजीपति कमज़ोर हो सकें, उत्तराधिकार के समस्त अधिकारों की पिता की संपत्ति में जो बच्चों का हक है वो जब खत्म कर दिया जाएगा तो पूंजीपतियों की संपत्ति उनके बेटों को एक तरह से नहीं जाएगी। देश से भागे हुए राजद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। डाक, तार, यातायात के साधनों पर राज्य एकाधिकार कर लेगा। उत्पादन के साधनों पर राज्य के द्वारा एकाधिकार कर लिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक पाठशाला में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बुर्जुआ तत्वों के प्रति निरंकुशता का व्यवहार होगा। वितरण कार्य योग्यता के आधार पर होगा, जो योग्य हैं उन्हें ही सर्वोच्च पद मिलेंगे। नेक्स्ट है तृतीय कार्यक्रम में कार्ल मार्क्स कहते हैं साम्यवादी समाज की स्थापना की जाएगी। मार्क्स का तीसरा और अंतिम कार्यक्रम साम्यवादी समाज है, परंतु यह साम्यवादी समाज की विचारधारा बहुत अधिक काल्पनिक हमें दिखाई देती है। मार्क्स साम्यवादी समाज को स्थापित करने के लिए कुछ बातों को मान्यता देते हैं। पहला है सभी व्यक्तियों की समानता। साम्यवादी समाज में सभी व्यक्ति समानता पर आधारित होंगे, सभी व्यक्ति सम्मान के अधिकारी हैं। दूसरी बात वो कहते हैं वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। साम्यवादी समाज में दमन और शक्ति का अंत हो जाएगा। सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति का महत्व स्थापित होगा। तीसरी बात वो कहते हैं तकनीकी दृष्टि से उन्नतिशील समाज निर्धारित होगा। इस तरह से मार्क्स इस निश्चित कार्यक्रम के द्वारा साम्यवादी समाज को स्थापित करना चाहते हैं
और वो यह निर्धारित करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दिन पूंजीपतियों का विनाश हो जाएगा। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि राज्य शोषण का यंत्र है और वर्ग विभेद की जो स्थिति है वह समाज से खत्म होनी चाहिए, और राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज स्थापित करने के लिए उन्होंने ये 3 स्तर का कार्यक्रम निर्धारित किया है कि सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा, सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद के अवशेषों को खत्म करेगा और फिर वह वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करेगा। धन्यवाद।